नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारे द्वारा एक श्रृंखला चलाई जा रही है जिसे हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर लेकर के आए हैं। इस श्रृंखला की बहुत सारी वीडियो आप सभी तक पहुंच चुकी है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी के समक्ष में ग्रामीण विकास एवं रोजगार अध्याय 12 को लेकर के उपस्थित हुआ। आज हम अध्याय 12 पर चर्चा करेंगे और अध्याय 12 पे चर्चा करके ग्रामीण विकास एवं रोजगार के बारे में जानेंगे। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष एक सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं और वह सूचना हमारे आर्थिक सर्वेक्षण की किताब के ऊपर। हमारे द्वारा ये जो पूरी की पूरी स्लाइड बनाई गई है, श्रृंखला लाई जा रही है, वो इसी किताब पर आधारित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा एक किताब लाई गई है जिसमें बजट 2022-23 एमसीक्यूज आधारित है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा एमसीक्यूज आधारित ही है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डील करने के पश्चात अंत में एमसीक्यूज भी यहां पर शामिल किए गए। तो अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी किताब दुकान पे जाकर के इस किताब का अवलोकन कर सकते हैं। तो भाई चालू करते हैं आज का वीडियो। ठीक, आज का वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया कि अध्याय 12 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार पर आधारित है। अब इसकी महत्ता को समझ लेते हैं कि भाई ये चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों है। तो सीजीपीएससी प्री मेंस में तो ये महत्वपूर्ण है ही। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ व्यापम की परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है इस चैप्टर का। खास करके अभी एक नया एग्जाम आने वाला है जिसे आप एडीईओ के नाम से जानते हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। उसके एग्जाम में यह चैप्टर बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि उसकी सारी की सारी योजनाएं इस चैप्टर के भीतर दी गई। इसके अतिरिक्त यहां पर मनरेगा, बिहान, रूर्बन मिशन आदि आदि चीजों की बात की गई है। तो वो सारी की सारी चीजों को हम सीजीपीएससी मेंस के निबंध में प्रयोग कर सकते हैं और अन्य भागों में भी इसका उचित प्रयोग किया जा सकता है। सीजीपीएससी प्री में भी सीधे सीधे इसके योजनाओं से प्रश्न आ सकते हैं कि मनरेगा का मजदूरी दर वर्तमान में कितना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके सीजीपीएससी प्री में भी पूछे जा सकते हैं। तो वनडे एग्जाम हो चाहे मुख्य परीक्षा जैसा निबंधात्मक एग्जाम हो, सभी में ही व्यापक तौर पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण ने हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान की। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो सबसे पहला पेज यहां पे दिया है वह मुख्य बिंदुओं का पेज है। उस मुख्य बिंदुओं वाले पेज में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिसमें वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 दोनों की जानकारी तुलनात्मक रूप में दी गई। तो हम दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर इस स्लाइड में मनरेगा के बारे में बताया गया। मनरेगा का वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30.60 लाख परिवारों को कितना रोजगार दिया गया है? तो 1840.93 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 50 है। ठीक, तो यहां पे क्या बोल रहा है? मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30.60 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। तो यहां पर पूछा जा सकता है कि 2020-21 में कितने लाख परिवारों को? तो 30.60 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया और कितने हजार मानव दिवस सृजित किए गए? तो 1840.93 लाख। एक तो लाख में 1840 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत की है? तो 50% की है। इसका मतलब 1840 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे लाख, तो उतना दिवस किसने काम किया? महिलाओं ने काम किया। आगे चल के जब अच्छे से पढ़ेंगे, अंदर जाकर के पढ़ेंगे, तो अपने को समझ में आएगा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास मनरेगा में बहुत बेहतर तरीके से किया गया। अब अगला क्या लिखा है? वर्ष 2020-21 में कितने लाख परिवारों को? तो 6,11,991 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया। तो इसका लक्ष्य यही है, आगे चल के देखेंगे। तो यहां पर पूरा का पूरा जो स्लाइड है वो डेटा से भरा हुआ है, आंकड़ों से भरा हुआ है। अब देखते हैं 2021-22 में स्थिति क्या है। तो सितंबर तक 22.46 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। तो भाई सितंबर हो गया, मार्च से पहले का पूरा आंकड़ा आता है, तो ये मार्च तक का आंकड़ा है 30.60 लाख। तो सितंबर तक 22.46 लाख परिवारों को दे चुके हैं। तो सोचिए कि आगे कितने लाख परिवारों को और दिया गया होगा। तो इस प्रकार सितंबर तक पूछेगा तो 22.46 लाख और पिछले वर्ष की स्थिति पूछेगा तो 30.60 लाख परिवार। यहां पर कितने
मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं सितंबर तक, तो 737.82 लाख। तो 737.82 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। यहां पर भी महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 50। अब वर्ष 2021-22 में सितंबर तक इतने लाख परिवारों को, अर्थात 32,405 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड ग्रामीण विकास के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ग्रामीण विकास। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो जब भारत की आत्मा का ही विकास सुनिश्चित किया जाएगा तभी तो देश का विकास सुनिश्चित होगा ना। तो ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना है, अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके लिए यहां पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। इसका मतलब छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही यहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई, जो कि ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अब यहां पर क्या देख रहे हैं अपन? अगला लाइन लिखा, संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से होते हैं। तो यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 29 कार्य किसके माध्यम से हो रहे हैं? ग्राम पंचायत के माध्यम से हो रहे हैं। अब अगला लाइन क्या लिखा? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना को कोट किया गया यहां पर और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या कितनी है? 255.45 लाख। आप सभी जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2,55,45,198 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उसी बारे में यहां पर बताया गया। फिर क्या बोला? जहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है। तो ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है, यह भी बोला, आगे चल के विश्लेषण करेंगे भी। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। ठीक, अगला स्लाइड फिर से कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहा है जो कि ग्रामीण प्रशासन के आंकड़े हैं। तो यहां पर क्या बताया? तो वर्तमान में प्रदेश में 28 जिला पंचायतों के बारे में बताया। तो जितने जिले होते हैं उतने जिला पंचायत। तो यहां पे अभी 28 जिले हैं तो 28 जिला पंचायत ऐसा बोल रहे हैं। 146 जनपद पंचायत, तो जितने विकासखंड उतने जनपद पंचायत, उस हिसाब से यहां पे 146 जनपद पंचायत। अब अगला जो आंकड़ा है वो ग्राम पंचायत और ग्रामों के बारे में, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन अपने को देखने को मिलेगा। यहां पे हमें 3 आंकड़े देखने को मिलेंगे। पहला आंकड़ा जनगणना 2011 के अनुसार, दूसरा आंकड़ा पंचायत विभाग 2019-20 के प्रतिवेदन के अनुसार, और तीसरा आंकड़ा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। तो यहां पर हम देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? 10,971। 20,126 ग्राम थे। तो इस प्रश्न को पूछा गया है पीएससी प्री में। पीएससी प्री में आया हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या कितनी है। यह आंकड़ा हमें कहां से मिला? आर्थिक सर्वेक्षण के इस अध्याय से मिला। तो इस अध्याय से हमें पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार 20,126 ग्राम थे। अगर मैं बात करूं प्रतिवेदन, पंचायत विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार, 19-20 के प्रतिवेदन के अनुसार, तो छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतें कितनी हो गई थी? तो 11,664। और ग्राम कितने हो गए थे? तो 20,255। ठीक, अगर वर्तमान की बात की जाए तो किंतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन नगरीय क्षेत्र की स्थापना उपरांत कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी बता रहा है? तो 11,651। अब इसमें एक और करेक्शन है। इस आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद अमलेश्वर को क्या बना दिया गया? नगर पंचायत बना दिया गया, जो कि ग्राम पंचायत हुआ करता था। तो अब ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो गई? तो 11,650 हो गए। तो यहां पे एक और परिवर्तन। ग्राम कितने? 20,234 बताए। अगला क्या बोला? प्रदेश के कुल 28 जिलों में से 14 जिले पूर्ण रूपेण एवं 6 जिले आंशिक रूप से क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 85 जनपद पंचायतें और 6,050 ग्राम पंचायतें शामिल है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात किया है, जिसमें से 6 आंशिक तौर पे और 14 पूर्ण रूपेण अनुसूचित जिले। आइए देखते हैं कि ये जिले हैं कौन कौन से। तो पूर्णतः अनुसूचित जिले ये 14 और आंशिक अनुसूचित जिले ये 6।
एक बार देख लेते हैं। तो कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर, ये सातों के सातों तो बस्तर संभाग के जिले हैं क्या? तो पूरा का पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ पूर्णतः अनुसूचित जिला है। उसके बाद कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, पूरा का पूरा उत्तरी छत्तीसगढ़ भी क्या है? अनुसूचित जिला है। इसके बाद कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये दोनों क्या है? तो यह भी पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं। अगर बात की जाए आंशिक अनुसूचित जिले की, तो आंशिक अनुसूचित जिलों में पहला है रायपुर, दूसरा है धमतरी, तीसरा है दुर्ग, चौथा है राजनांदगांव, पांचवा है बिलासपुर और छठवां है रायगढ़। तो इस प्रकार 6 आंशिक और 14 पूर्णतः अनुसूचित जिले छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। यहां पर एक नोट जानने योग्य है कि रायपुर जिला जो यहां पे लिखा है आंशिक अनुसूचित जिला रायपुर, तो इसके अंतर्गत जो गरियाबंद, मैनपुर और छुरा विकासखंड है, ठीक। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये तीनों के तीनों विकासखंड कौन से जिले में है? गरियाबंद जिले में। तो ये गरियाबंद भी याद रखिएगा आप कि भाई हो सकता है आगे चल के रायपुर न लिख करके यहां पे गरियाबंद लिखे, क्योंकि रायपुर जिला एक विस्तृत जिला था जिससे ही टूट करके बहुत सारे जिले बने हैं। तो उस विस्तृत जिले में 2012 में ही टूटा कौन? गरियाबंद। तो उससे पहले गरियाबंद का मैनपुर, छुरा और गरियाबंद, ये तीनों ब्लॉक किसके अंतर्गत आते थे? रायपुर, और वही अनुसूचित ब्लॉक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगला। अब यहां पर एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है आंकड़ों का, जिसमें ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति पे चर्चा की गई। तो हम थोड़ा सा यहां पे क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि पहला दिया है छत्तीसगढ़ का कुल जनसंख्या। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या लाख में 1951 में कितनी थी? 74.57 लाख, और वर्तमान में कितने हैं? 255.45 लाख। कितना है? 255.45 लाख, मतलब 2,55,45,198। तो देखिए 74 से बढ़कर के कितना हो गया? 255, मतलब बहुत तीव्र वृद्धि हुई। अब ये वाला पर्टिकुलर जो टेबल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीजीपीएससी मेंस में आया हुआ है नगरीय जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करिए। तो जब नगरीय जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन पूछ सकता है, तो ग्रामीण जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन क्यों नहीं पूछ सकता? तो पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या बोला? छत्तीसगढ़ एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि, एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि, इसको आप 2011 की जनगणना के अनुसार से ही याद रखिए, 22.61%। कितना प्रतिशत? 22.61%। मतलब पिछला जो जनगणना हुआ था उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 22.61% की वृद्धि हुई, ठीक। इसके बाद क्या बोला? पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि, तो कितने ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि हुई है? 17.79। कितना? 17.79 लाख ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अब छत्तीसगढ़ पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, तो वृद्धि का प्रतिशत कितना है? 29.61%। तो अगर आप देखते हैं तो 22.61 की तुलना में 29.61% की वृद्धि यहां पर देखने को मिलती है ग्रामीण जनसंख्या। कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में, इसका मतलब ग्रामीण जनसंख्या कितनी? तो आपका कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो कुल ग्रामीण जनसंख्या है 196.08 लाख डिवाइडेड बाय 255.45 लाख। तो इसको अपन निकालेंगे, ठीक। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? 76.76%। तो 76.76% यहां पर देखने को मिल रहा है। किसका अनुपात? कुल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अगर हम देख रहे हैं तो 76.76% का है। अगर मैं बात करूं भारत की कुल जनसंख्या, तो भारत की कुल जनसंख्या 121.09, ठीक, 12,109 लाख की जनसंख्या है। अगर प्रतिशत वृद्धि देखा जाए पिछले की तुलना में तो 17.7। अगर भारत की ग्रामीण जनसंख्या लाख में देखें तो 8,338 लाख। यदि जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत देखें ग्रामीण जनसंख्या का, तो पिछले बार की तुलना में 12.28। पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि लाख में कितनी हुई? तो 912 लाख। कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में कितना? तो 68.86%। तो वहां पर छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है अनुपात? 76.76, और यहां पर भारत में कितना है? तो 68.86। तो भारत और छत्तीसगढ़ का ये अध्ययन था, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिसको आप देखेंगे, ठीक। इसके बाद उस तालिका से हमें क्या पता चला? तो एक पॉइंट पता चलती, उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य
में पिछले 5 दशक में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में, समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या, किसमें, ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी पाई गई। तो समग्र राज्य की वृद्धि दर में हमें क्या देखने को मिला है, तो वृद्धि देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या में क्या हुआ है, कमी देखने को मिल रही है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का ग्रामीण भाग 95% था, 2011 में ये 77% हो गया है। मतलब अगर 100 की जनसंख्या थी तो 1951 में आपका कितना प्रतिशत, 95%, अर्थात 95 लोग कहां निवास करते थे, गांव में। और वर्तमान स्थिति यह है कि 77 लोग गांव में निवास करते हैं, बाकी लोग कहां पे निवास कर रहे हैं, शहरों में। अब निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.9 लाख थी, ठीक, 70.93 लाख, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 196, मतलब पहले 70 था 1951 में, आज 196 लाख हो चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अपन। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला स्लाइड योजनाओं के बारे में। तो योजना यहां से चालू होते हैं। पहला योजना कौन सा दिखाई दे रहा है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के बारे में बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में यहां पे बोला है। तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां पे कुछ दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, किसको, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए, एडीओ में आजीविका का पोर्शन है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन, की सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कौन सा अधिनियम लाया गया, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लाया गया। कब जारी किया गया, तो 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया। ठीक, कौन सी धारा, तो 4(1) धारा 4 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की गई, तो पहला चरण 2 फरवरी 2006 से, दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007 से, और तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से। तो ये तीनों को याद रखने की आवश्यकता नहीं, 2 फरवरी 2006 याद रखिए। पहले चरण में कितने जिले, 11, कौन कौन से, तो बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा। केवल समझ विकसित करना है ना, यहां पे याद नहीं करना। द्वितीय चरण में कितने जिले, तो 4 जिले, कौन कौन सा, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। तीसरे चरण में कितने जिले, तो तीसरे चरण में राज्य के समस्त बचे हुए जिले, ये देखिए 11 और 4 15। और बात चल रही है 2007 की, तो 2007 में अप्रैल में कितने जिले थे, तो अप्रैल में जिले थे भाई 16 जिले ही थे। ठीक, बाद में 2 जिले और बने, नारायणपुर और बीजापुर। तो याद रखना बाकी जिलों में उसके पश्चात लागू हुआ। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर भाई 18 जिलों में लागू होगा, क्योंकि नारायणपुर बीजापुर 2008 में बन चुके हैं, 2007 में बने थे वो। ठीक, अब इस योजना का, मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य एकदम सिंपल है, ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। इसका मतलब यदि मैं गांव में निवास करता हूं और मैं रोजगार करना चाहता हूं, तो मुझे 100 दिवस का रोजगार देना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरा, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जैसे तालाब बनाना है स्थायी परिसंपत्ति, बिल्डिंग बनाना है स्थायी परिसंपत्ति, स्कूल बनाना है स्थायी परिसंपत्ति। इस प्रकार की स्थायी परिसंपत्तियों का जो सरकार के एसेट्स हैं, उन एसेट्स का स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ठीक, उद्देश्य के बाद अगला स्लाइड देखते हैं। अगले स्लाइड में कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, किसके बारे में, तो इसी मनरेगा के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए। आइए देखते हैं क्या दिया गया। तो यहां पर लिखा गया है कि किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, तो कैसा सदस्य होना चाहिए, वयस्क सदस्य होना चाहिए, अवयस्क सदस्य नहीं होगा, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। यहां पर कोई भी कार्य कुशलता नहीं चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रीशियन नहीं होना चाहिए, जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रीशियन का काम जाना, मतलब एक उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं। तो ऐसे कार्य जो अकुशल शारीरिक श्रम की मांग करते हैं, मतलब गड्ढा खोदना, पानी डोहारना, सीमेंट डोहारना, इस प्रकार के अकुशल जो कार्य होते हैं, वैसा रोजगार यहां पे प्रदान किया जाएगा। तो उनके द्वारा आवेदन किए जाने के, किनके द्वारा, तो जो आवेदक हैं उनके द्वारा आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर, कितने दिवस के भीतर, 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी लागू है। तो 15 दिवस के भीतर ही रोजगार लागू
मुहैया कराना यहां पे गारंटी। ठीक, अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हो रही थी, तो यहां पर वही लाइन लिखी, योजनांतर्गत महिलाओं को कार्य करने में प्राथमिकता दी जाती है। तो किसको प्राथमिकता दी जाती है? महिलाओं को। इसीलिए तो अपन ने पहले स्लाइड में 50% महिलाओं की भागीदारी देखी ना, तो पहली प्राथमिकता किसकी? महिलाओं को। इसके लिए अधिनियम के तहत ऐसी महिलाएं, इस अधिनियम में लिखा है ऐसी महिलाएं जो जॉब कार्ड धारक है और रोजगार हेतु आवेदन करती है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। तो जॉब कार्ड हो और आवेदन कर रही हैं तो उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले में कम से कम 1/3 महिलाएं लाभान्वित हो। इसका मतलब 1/3 होना ही चाहिए, ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक, तो पंजीकृत एवं कार्य में आवेदन करने वाले में कम से कम 1/3 महिलाएं। जैसे 90 लोग पंजीकृत है और आवेदन किया, तो उसका 1/3 मतलब कम से कम 30 महिलाएं होनी ही चाहिए, ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखा है? ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन अर्थात निःशक्तजन रोजगार के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य दिया जाएगा। भाई अब कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उनसे सीमेंट तो नहीं ढोराएंगे, रेती तो नहीं ढोराएंगे, तो उनकी योग्यता अनुसार और क्षमता अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा। तो ये है भाई मनरेगा। अब इसमें रोजगार दिवस पर चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करना है? रोजगार दिवस पर। तो राज्य शासन द्वारा 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ा करके, कार्य दिवस कितने दिवस से बढ़ा करके? 100 दिवस से बढ़ा करके 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। तो अब 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है 2013 से। अतिरिक्त 50 दिवस होने पर व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। तो अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाले व्यय का कितना राज्य शासन द्वारा क्या किया जा रहा है? उसका वहन किया जा रहा है व्यय का। ठीक, अगर आपके पास वन अधिकार पट्टा है तो 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा ही दिया जा रहा है। यहां पे 100 दिवस तो भारत सरकार दे रही है, 50 राज्य सरकार वहन कर रही है। यहां पे यदि आपके पास वन अधिकार पट्टा है तो पूरा 150 दिवस कौन वहन कर ले रहा है? भारत सरकार वहन कर ले रही है। अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड मजदूरी दर पर आधारित है। किस पर आधारित है? मजदूरी दर। तो योजनांतर्गत, मनरेगा की योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु 193 रुपए प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक, वर्तमान में 204 रुपए प्रति दिवस। कब से? अप्रैल 2022 से। तो अप्रैल 2022 से 193 प्लस 11 कितना हो गया? 204। अर्थात कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो 11 रुपए की वृद्धि यहां पर देखने को मिली पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2021-22 हेतु क्या था? 193 रुपए। 22-23 हेतु कितना है? 204 रुपए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60-40 के अनुपात में राशि व्यय की जाती है। इसका मतलब किसी कार्य के लिए 100 रुपए आए हैं तो उसमें से 60 रुपए मजदूरी के लिए रखे जाएंगे और 40 रुपए किसके लिए रखे जाएंगे? तो सामग्री के लिए रखे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अगला स्लाइड है बेरोजगारी भत्ता। किस पर बात करना है? बेरोजगारी भत्ता। तो काम की मांग करने वाले आवेदक, किसको? काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो कितने दिवस के भीतर काम नहीं मिलने पर? 15 दिवस के भीतर कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अभी बेरोजगारी भत्ता कितना होता है? तो बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन हेतु 15 दिन काम नहीं मिला, उसके पश्चात प्रथम 30 दिन के लिए मजदूरी दर का 1/4 होता है। मतलब यहां पे 204 रुपया है, उसका 1/4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 51 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 51 रुपया प्रति दिवस मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। उसके बाद 30 दिवस के उपरांत, ठीक, शुरू का 15 दिन, उसके बाद के 30 दिन में 51 रुपया, उसके पश्चात आधा मतलब 102 रुपए। उसके पश्चात यदि काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता 102 रुपए प्रति दिवस प्राप्त होगा। तो इसको याद रखना है। एक इस हेतु राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला स्लाइड देखते हैं, पारदर्शिता के ऊपर है ये। तो भारत सरकार के निर्देशानुसार
पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया। तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किस लिए किया गया है? पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है? महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम नियम 2012 के तहत किया जाता है। तो इस नियम के तहत क्या किया जाता है? पूरे के पूरे शिकायतों का निवारण किया जाता है। शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु www.mgnarega.gov.in में भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। तो यहां पर जाकर के भी आप शिकायत कर सकते हैं और उसके निपटारों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला लिखा है, महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर योजनांतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की। 17 लोकपाल नियुक्त किया गया है जिसके माध्यम से शिकायतों का निपटारा किया जा सके और योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं उसको देखा जा सके। तो राज्य के सभी 28 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया, इसीलिए 17 लोकपाल, 28 जिले नहीं, इसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई। 28 को मिलाकर के क्या बनाया गया? 17, और 17 के क्षेत्र में कितने लोकपाल? 17 लोकपाल। अगला क्या है? जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य सरकार पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया। तो त्रिस्तरीय अपीलीय प्राधिकरण भी गठन किया गया है कि यदि यहां पर जो लोकपाल है कोई फैसला देता है, उस फैसले से आप असहमत है तो आप किसके पास जा सकते हैं? इस त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण के पास जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, NRLM। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को सबसे पहला तथ्य ये जानना है कि इसका नया नाम आ गया। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आप अंग्रेजी में DAY NRLM के नाम से जानते हैं। तो डे NRLM के नाम से इसे जानेंगे। अब इसके थोड़े से इतिहास के बारे में देखते हैं। तो इसका इतिहास ये कहता है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर, कौन सी योजना का पुनर्गठन किया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर 1/4/2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। कब से? तो 1 अप्रैल 2013 से। ठीक, अब योजनांतर्गत वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य के मध्य 60-40 का है। कितने कितने का है? 60-40। इसका मतलब 100 रुपए देना है तो 40 रुपए राज्य सरकार देगी और 60 रुपए केंद्र सरकार देगी। विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों, अब हम देखने वाले हैं इसका उद्देश्य। तो विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर, तो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या सृजन करेंगे? स्वरोजगार। वहां पे हम काम दे रहे थे कि आओ और काम करो, यहां पे तुम अपना काम स्वयं क्रिएट करो। स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रथम उद्देश्य है इसका। तो विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गरीबी दूर करना। कैसे? स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करा करके। ठीक, समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण BPL युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है। इसका मतलब आप देखिए कि समुदाय आधारित समूहों के लिए, जैसे महिला स्व सहायता समूह आदि आदि, तो उनके लिए अपने को क्या करना है? सूक्ष्म उद्यमों का विकास करना है। इसके अतिरिक्त क्या करना है? ग्रामीण BPL युवाओं को, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना भी इसका उद्देश्य है। एवं मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाना भी इसका उद्देश्य। तो ये सारे के सारे प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, मतलब प्रशिक्षण भी देना है आपको। किसका प्रशिक्षण देना? स्वरोजगार विकसित करवाना है, तो आदि आदि प्रशिक्षण दोगे और उसका उन्नयन करने में भी योगदान दोगे। बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना है। मान लो मैंने मिट्टी के दिए बना दिए, तो भाई बेचने के लिए बाजार भी तो उपलब्ध कराना पड़ेगा ना, तो ये NRLM कराएगी। वित्तीय समावेशन, जिसके ऊपर हमने चर्चा किया हुआ है वित्तीय समावेशन के ऊपर, कि वित्तीय समावेशन घर घर अपने को क्या पहुंचाना है? गली गली बैंकिंग सुविधाओं का, वित्तीय सुविधाओं का विस्तार पहुंचाना है। तो वित्तीय समावेशन भी किसका उद्देश्य? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का उद्देश्य। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे हम रोशनी कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। यह रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित जिले हेतु विशेष परियोजना है। यहां पर भी हमको क्या करना है? कौशल विकास करना है, कौशल उन्नयन करना है। आइए देखते हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इसका मतलब 7 जिले बस्तर संभाग के और सरगुजा संभाग का बलरामपुर जिला, इतने जिलों को शामिल किया गया। तो पूरा का पूरा नीचे का हिस्सा और ऊपर का बलरामपुर जिला रोशनी कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए। इसमें क्या करना है, इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं, कितना, 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक, लगभग 15,000 युवाओं को आगामी 3 वर्षों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। तो लक्ष्य भी पूछ सकता है, कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 15,000 युवाओं को 3 वर्षों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रोशनी परियोजना अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। तो मनरेगा में 50% के आसपास था, ठीक, 50% के आसपास दिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर कितना, 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। अगली योजना जो है वह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ग्रामीण विकास चैप्टर है, इसलिए यहां पे ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना है। कैसी परियोजना है, केंद्र द्वारा पोषित परियोजना है, जिसमें केंद्र का अंश व राज्य का अंश का अनुपात 60-40 है। अगेन 60 रुपए केंद्र और 40 रुपए राज्य। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के वेयर एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों, ठीक, कैसे, कच्चे मकानों में रह रहे बेघर एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन। ऐसे लोग जो बेघर हैं या तो कच्चे मकान में रह रहे हैं, उनके पक्के मकान का सपना पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और, इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ा करके 25 वर्ग मीटर किया गया, जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल। पहले 20 वर्ग मीटर के जगह का पैसा दिया जाता था, सहायता प्रदान की जाती थी। अब 25 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्या है, मैदानी क्षेत्रों में पूर्व से इकाई सहायता को 70,000 से बढ़ा करके 1.20 लाख और पर्वतीय राज्य दुर्गम क्षेत्रों एवं आईआईपी जिले में 75,000 से बढ़ा करके 1.3 लाख रुपए प्रावधानित किया गया। इसका मतलब छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में 70,000 जो हुआ करता था पहले सहायता राशि, उसको बढ़ा करके 1,20,000 रुपए कर दिया गया। और पर्वतीय क्षेत्रों में कितना कर दिया गया, तो 75,000 से बढ़ा करके 1,30,000 रुपए कर दिया गया। अगला, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आवास सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्रों में 60-40 के आधार पर किया जाता है, जो अपन ने पिछले स्लाइड पे चर्चा की। सामान्य क्षेत्र के हितग्राही को आवास निर्माण हेतु कुल राशि का 1.47 लाख रुपए, इकाई लागत 1,20,000, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 90 दिनों की मजदूरी तथा शौचालय सहित कुल राशि का 1.58 लाख, इकाई लागत 1.30 लाख और नरेगा के अंतर्गत 95 दिनों की मजदूरी तथा शौचालय सहित अनुदान दिया जा रहा है। इसका मतलब यहां पर मैदानी क्षेत्र की बात करें, इकाई सहायता 1.20 लाख तो मिल ही रही है, इसके अलावा 90 दिनों की मनरेगा की मजदूरी का पैसा भी मिल रहा है, तो वो कुल कितना 1,47,000 रुपए हो जाता है। इसके बाद अगला बात करते हैं ग्राम सभा द्वारा। अगला पॉइंट जो है कि ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों में दर्शाए गए अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदंडों के आधार पर किया जाता है। तो कुछ मापदंड है जो कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार तय किए गए हैं, उसके हिसाब से ही पात्रता का निर्धारण किया जाता है और कौन कौन पात्र है इसकी निर्धारण इसी मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है। ठीक, अगला पॉइंट है लाभार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरीके का भुगतान किया जाता है। इसमें वे खाते भी शामिल है जिनमें उनकी सहमति से आधार संख्या की संबद्धता किए जा चुके हैं। इसका मतलब ई ट्रांजैक्शन होता है, पैसा जाकर के आपको चेक नहीं दे रहा है, ना ही कैश दे रहा है, सीधा सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग यहां पे हो रहा है, डीबीटी। ठीक, अगला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
गांव गांव में सड़क पहुंचाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत लक्ष्य था कि गांव गांव तक सड़क पहुंचे, वही ये योजना है। तो गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं। ये तो एकदम सत्य बात है कि किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, अगर अच्छी सड़कें नहीं है तो वहां उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाए। बारहमासी सड़कें ना, कच्ची सड़कों की बात नहीं हो रही है कि बरसात में धुल गया या कीचड़ हो गया। बारहमासी सड़कें, कंक्रीट या बिटुमिनस सड़क यहां पे निर्माण करना। अतः भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई कि बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जा सके। अगला, सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 200 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाए। मान लीजिए कि आसपास के क्षेत्र में 500 लोग हैं सामान्य क्षेत्र में, ठीक, तो उस 500 क्षेत्र के लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा बारहमासी सड़कों के माध्यम से, ठीक। और आदिवासी क्षेत्र है तो 250 लोगों की बसाहट से ही क्या जोड़ दिया जाएगा, बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। अगला लिखा है कि ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंड में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को भी बारहमासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति दी। तो यहां पे अभी अपन ने क्लॉज पढ़ा कि जनजातीय क्षेत्रों में 250 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 250 से कम में भी अपन ने क्या किया, 29 विकास खंडों का चयन करते हुए, 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन करते हुए बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया है। कब से? 9 अप्रैल 2014। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को शामिल नहीं किया जाएगा। तो किसको शामिल किया जाएगा? जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया। अभी जस्ट हमने चर्चा की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। तो एक बहुत अच्छी योजना है, बहुत ही सोची समझी विचारी गई योजना है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। इसकी शुरुआत कब से? तो 13 अप्रैल 2011 से, 23 अप्रैल 2011 से। कब से? 23 अप्रैल 2011 से 100% राज्य पोषित योजना है। इसके तहत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं। भाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में क्या नहीं है? 250 से कम सामान्य क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, और 500 से कम सामान्य क्षेत्रों में, तो उनको भी सड़क देना है ना। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई। तो डामरीकृत और पक्के मार्गों को जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकास खंडों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या 2011 जनगणना के आधार पर कि बिना जुड़ी हुई बसाहटों को 12 डामरीकृत सड़कों के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क स्थापित कराया जाना प्रस्तावित। तो इस प्रकार हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये भी, क्योंकि सामान्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री योजना के तहत 500 की बसाहट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 250 से अधिक, मतलब 250 से 500 भी है, तो यहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके बाद क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पश्चात 11 अक्टूबर 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई, जिसके तहत सांसदों के द्वारा कुछ गांव को क्या लिया गया? गोद लिया गया और उसके समस्त विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली गई। तो ये वही योजना है। और उसी योजना के देखा देखी यहां पर विधायक आदर्श ग्राम योजना भी लागू की गई। ये कब लागू की गई? तो उसके कुछ दिनों पश्चात 29 अक्टूबर 2014 को। ठीक, क्या किया गया? सांसद आदर्श ग्राम के तर्ज पर विधायकों से भी एक एक ग्राम पंचायत को विकसित करने का सुझाव दिया गया, जिसके तारतम्य में 1 अप्रैल 2015 से, कब से? 1 अप्रैल 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। तो एक एक ग्राम पंचायतों का उन्नयन कौन करेगा? तो विधायक करेंगे। विधायक निधि से करेंगे, ये सांसद निधि से करेंगे। बढ़ते हैं आगे। ठीक, अगला स्लाइड है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत, स्वच्छता बढ़ानी है, बीमारियां घटानी है, लोगों को स्वच्छ रहने का संदेश देना है। ठीक, ये सारे के सारे उद्देश्य के साथ एक योजना प्रारंभ की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन। उसी का ग्रामीण वर्जन ही मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित लेकर के हुआ। ठीक, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। तो कब से की गई? गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। तो जीवन स्तर में सुधार लाना है, वो भी किस माध्यम से? स्वच्छता के माध्यम। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में पूरे राष्ट्र को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त किया जाना था।
प्रचार प्रसार के माध्यम से इच्छाई स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती एवं उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना। तो इतने सारे इसके उद्देश्य। तो आइए एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए क्या लिखा है, खुले में शौच मुक्त किया जाना। तो खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाना है अपने को, ठीक, उसको ध्यान रखना है अपने को। इसके अलावा प्रचार प्रसार के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहन एक सबसे बड़ा इनाम होता है। यदि आप किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द दे दें और उसके जगह में कुछ पैसे दे दें, तो प्रोत्साहन का जो शब्द है वो ज्यादा लंबे समय तक मोटिवेशन प्रदान करता है। पैसे उतना ज्यादा मोटिवेशन प्रदान नहीं करते, प्रोत्साहन बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रदान करता है। तो यदि प्रोत्साहन देंगे तो वो काम और बेहतर तरीके से होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि किसको प्रोत्साहन देना है। तो ऐसे जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, समुदाय हो, पंचायती राज संस्था हो, उनको प्रोत्साहित करना। छात्रों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाएंगे कि भाई हाथ ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा करके धो, साबुन से हाथ धो, खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, शौच के बाद हाथ धोइए। ठीक, इस प्रकार की जो आदतें हैं, स्वच्छता आदतें, उन सारी चीजों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। ठीक, इसके बाद स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना। तो नए नए तकनीकों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं किसके क्षेत्र में? तो स्वच्छता के क्षेत्र में। इसके बाद तरल अपशिष्ट को उचित प्रबंधन सुनिश्चित कराना है। तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ, तो अपन देखते हैं कि कहीं पे भी कचरा पड़ा हुआ है तो उसको उचित प्रबंधन करना है उसके निपटारे के लिए। तो ये भी किसका उद्देश्य है? स्वच्छ भारत मिशन का। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से 21/2/2016 को की गई। कब की गई? 21/2/2016 को। मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को रुर्बन गांव के तौर पे विकसित करना। देखिए, मुख्य तौर पे ये कहना ये चाह रहा है कि शहर में जो सुविधाएं दी जाती हैं वैसी ही सुविधाएं गांव में भी देना है, लेकिन गांव के वास्तविक स्वरूप को नहीं बदलना है। ठीक, शहर के समान सुविधाओं गांव को देना है, लेकिन गांव के वास्तविक स्वरूप को नहीं बदलना है और उसे एक क्लस्टर के तौर पे विकसित करना है। इसे ही किस तौर योजना के तौर पे जानते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के तहत। इसका लक्ष्य क्या है? तो मिशन के अंतर्गत देश भर में कुल 300 में रुर्बन क्लस्टर का सृजन किया जाना और उक्त लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ राज्य से 3 चरणों में कुल 29 क्लस्टर का चयन किया जाना है, जिसमें से 12 जनजाति क्लस्टर तथा 7 गैर जनजाति क्लस्टर शामिल है। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि क्या है हमारी? तो भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र इतने के अनुसार दिनांक 8/1/2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य, अर्थात इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ टॉप में है। ये पत्र है, पत्र का क्रमांक है, दिनांक है 8/1/2021। इसको ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रुर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के 13 क्लस्टरों को शामिल किया गया है। अब कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से क्या क्या है भाई? 2016-17 में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है पूर्णतः राज्य में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। 2017-18 में देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। 2018-19 में देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। पहला FTO जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी में भी प्रथम पुरस्कार। तो इस प्रकार ये योजना में हमें इतने सारे पुरस्कार 17-18, 16-17 और 18-19 में प्राप्त हुए। आज हमने देखा अध्याय 12, जिसमें ग्रामीण विकास की योजनाओं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। आशा करता हूं इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और परीक्षा में उपयोग करके आप बहुत बेहतर अंक प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। मिलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।